तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन है। और आज के इस शानदार सेशन के लिए मैं औपचारिक तौर पर आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूं कि आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स की। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण जो गारंटी स्कीम्स है जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए अभी काफी महत्वपूर्ण है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक रिलीफ पैकेज के तौर पर कोविड-19 के लिए उभरा है। तो आज के सेशन में इस पर हम लोग खास तौर पे चर्चा करेंगे और मैं आप सभी को ये सूचित करते हुए मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है कि आज इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए अनुभवी बैंकर हमारे सीनियर साथी हैं श्रीमान पंकज कुमार साहब। सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको नमस्कार करता हूं। और आज हम लोग हमारे तमाम साथी जो है आप इस चर्चा का लाभ लेंगे, तो आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथियों के लिए आप जरा कुछ संदेश दे दीजिए, फिर सेशन शुरू करेंगे। पंकज साहब। नमस्कार विजय जी, और आपके माध्यम से जो भी साथी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। काफी प्रासंगिक विषय आपने लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और हमारे सभी जो बैंकर हैं अभी वो इस स्कीम में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और चूंकि इसकी सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई है और अभी सभी बैंकों में जो प्रबंधन है वो इस स्कीम के लिए काफी इसके ऊपर में वो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसको लागू करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो खाते हैं उसको सही किया जा सके। तो काफी सही विषय आपने लिया है और काफी मुझे खुशी है कि आपने मुझे ये मौका दिया। बस एक छोटी सी मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मेरा जो कैमरा है, वीडियो है, उसमें आपको डोमिनो गेमिंग जी करके दिख रहा होगा। क्योंकि मैं अपने बेटे का लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो मेरा नाम वहां पे शायद नहीं दिख रहा होगा। तो इस छोटी सी त्रुटि के सर, लिए आप इसके लिए क्षमा करेंगे बट जी। आप यहाँ पंकज साहब, आप यहाँ शानदार तरीके से हैं, तो बेहतरीन। आज हमारे साथियों को इस योजना की जो इस स्कीम है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, उसको दीपक के भांति आप प्रकाशवान कर देंगे और सरल तरीके से हमारे साथियों को इस योजना के बारे में जानकारी मिलेगी, ताकि वो जिस देश के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री में है, जो रोल मिला है, उसको भी भली भांति निभाएंगे। साथ ही साथ एग्जाम के दृष्टिकोण से भी वो इसको जो है समझ पाएंगे। तो पंकज साहब, शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है जो हमने आज चर्चा में चुना है, ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है सर, देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए? ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और विगत जो 2 साल का समय रहा है वो न सिर्फ हमारे देश के लिए अपितु पूरे विश्व में ये एक संकट का दौर रहा है। और ये जो संकट पूरे विश्व पे आया, ये देखा जाए तो अभूतपूर्व संकट इसको कहा जाएगा। क्योंकि एक समय ऐसा लगने लगा था कि ये एक कयामत की ओर जो है वो सृष्टि जा रही है, लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे। एक अफरा तफरी का माहौल था, काफी पैनिक का माहौल था और सभी इस संकट से कैसे निकलें इसके लिए अपने अपने प्रयास कर रहे थे। सभी देश, सभी संस्था, सभी लोग मिल करके इस जो महामारी है उससे बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वैसे अभी भी ये खतरा पूरी तरह से टला नहीं है और आज भी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह विषय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये जब व्यापार, उद्योग धंधे जब उस पर काफी प्रभाव पड़ने लगा, तो उस पृष्ठभूमि में, उस बैकग्राउंड में इस स्कीम को लाया गया था सरकार के द्वारा। काफी जद्दोजहद के बाद काफी ज्यादा बजट के आवंटन किए गए, बैंकों के साथ में काफी विचार विमर्श हुआ कि किस तरह से छोटे छोटे उद्योग धंधों को बचाया जाए। तो ये इसकी पृष्ठभूमि जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस ख्याल से मैं समझता हूँ कि ये काफी सही विषय आपने चुना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज साहब। इस योजना की, जैसे क्रेडिट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, उसकी महत्वपूर्णता बताने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतना महत्वपूर्ण है, सामाजिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री के भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए भी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जो IBPS और मैनेजमेंट है वो भी चाहते हैं कि ऐसी कोई महत्वपूर्ण योजना हो, तो जो भी अधिकारी कर्मचारी जो ऊंचे ओहदे पर प्रमोशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको ये जानकारी आवश्यक तौर से होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं पंकज साहब? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि देखिए, एक मैं दूसरा पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज के समय अगर आप देखें तो रिटेल के को अगर छोड़ दिया जाए, रिटेल की स्कीम जो स्कीमेटिक स्कीम्स होती हैं, जैसे हाउसिंग लोन है, एजुकेशन लोन है, तो इनको अगर छोड़ दिया जाए और बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारा जो गतिविधि है, सारी जो बिजनेस एक्टिविटी है, वो MSME के दायरे में ही आता है, जिसको कि हम लोग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं। तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले 2 साल से इस बड़े सेगमेंट में, जिसको कि MSME कहा जा रहा है, इसको कैसे बचाया जाए। और इसमें बैंकर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही, बहुत अहम भूमिका रही है और आगे भी रहने वाली है। तो इस दृष्टिकोण से बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सवाल ना सिर्फ ये रिटन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, रिटन एग्जाम में पूछे जाएंगे, बल्कि इनके ऊपर सवाल इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बैंकर्स के लिए ये प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज साहब। तो आज हम चलते हैं मूल टॉपिक पर, जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं सरल तरीके से। और मुझे पक्का भरोसा है कि आज का सेशन देखने के बाद हमारे तमाम साथी इमरजेंसी जो क्रेडिट लाइन जो गारंटी स्कीम है उसके बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे। उनको बहुत अच्छा लगेगा और एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, पहला सवाल है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की मूलभूत आवश्यकता क्यों पड़ी, या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? मतलब ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स। इसके बारे में थोड़ा बताइए पंकज साहब। थैंक यू विजय जी। और मैं इस प्रश्न को मैं थोड़ा इस तरह से रखना चाहता हूं कि देखिए, जब मैंने अभी बताया कि एक अभूतपूर्व संकट जो है वो देश के सामने था और पूरे विश्व के सामने था, और इससे बाहर निकलने की तमाम कोशिशें हर संस्था के द्वारा की जा रही थी, तो इस समय ये देखा गया कि चूंकि लॉकडाउन की स्थिति लगी और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ा वो छोटे छोटे उद्योग धंधों के ऊपर पड़ा। और जैसे कि आप जानते हैं, MSME के अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो 1 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ तक के जो टर्नओवर है वो माइक्रो में कहे आते हैं। और इसी तरह से मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस के डेफिनेशंस बने हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा असर हुआ। इनकी जो पूंजी है वो ब्लॉक हो गई, और इनका जो माल प्रोडक्शन होकर के बाहर गया भी था तो वो वहां पे ब्लॉक हो गया, क्योंकि वो सामान बिक नहीं रहा था, खरीदार नहीं थे उसके। तो ऐसी स्थिति में उनके बिजनेस पे प्रभाव पड़ा, और वो जो ऋण ले रहे थे, जो उन्होंने ऋण लिया हुआ था, उसको चुकाने में उनको दिक्कतें आने लगी। तो यहाँ एक दूसरी बात मैं ये रखना चाहूंगा कि आप में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि बैंक का तो काम ही है ऋण देना। तो बैंक तो इसमें ऋण दे सकती थी, जब इतने MSME विपत्ति में थे, मुश्किल में थे, तो बैंक ही ऋण दे सकती थी। तो इसमें सरकार का क्यों इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, सरकार को ये गारंटी स्कीम लेकर के क्यों आनी पड़ी? तो मैं अपने बैंकर साथियों को ये एक बड़ा ही बेसिक सा कंसेप्ट को मैं समझाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देखिए, इसमें क्या होता है कि जो बैंक के पास जो पैसे होते हैं, बैंकिंग जो एक्टिविटी होती है, वो आप सभी जानते हैं कि इट इज एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। कहने का मतलब है कि जो भी बैंक ऋण देती है वो पब्लिक का ही पैसा होता है। तो पब्लिक के पैसे की सुरक्षा करना भी बैंकों की जवाबदेही होती है। वो बैंक का अपना पैसा, उसका सिर्फ कैपिटल होता है, और बाकी जो डिपॉजिट्स होते हैं उसी को वो लेंड करता है। और ये जो जमा है वो उसमें कई सारे लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई होती है। तो इसको बैंकर जो है रिस्क पे नहीं डाल सकते हैं। तो जब ऐसी समस्या आई बैंकर के आगे कि ऋण देने के लिए तो बैंकर तैयार थे, लेकिन इस तरह की समस्या आई कि ये ऋण वापस होंगे कि नहीं होंगे। एक तो ऑलरेडी MSME की हालत खराब थी, उनकी बिक्री रुक गई थी, उनका प्रोडक्शन रुक गया था। तो ऐसे समय में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि कोई भी जो सॉवरेन कंट्री होती है
वो उनके देश में अगर कोई विपत्ति आती है तो उसका सबसे पहला जो दायित्व होता है वो वहां की केंद्र सरकार का होता है। तो केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया कि क्या इसमें सोल्यूशन निकाला जा सकता है, और केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है, आप बैंकों को उन्होंने निर्देश दिया रिजर्व बैंक के माध्यम से कि आप ऋण दीजिए, हम इन ऋणों की गारंटी लेते हैं। हम ये गारंटी लेते हैं कि अगर ये ऋण नहीं दिए गए, नहीं लौटाए गए जो लाभुक हैं, जो बेनिफिशियरी हैं उनके द्वारा, तो हम आपको ये पैसे लौटाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था जो भारत सरकार के द्वारा लिया गया, और ये बैंकों के लिए भी एक प्रोटेक्शन का काम किया कि हम ऋण देंगे। अगर ऋण देने का जो पर्पस है कि वो जो बिजनेस है वो रिवाइव हो जाए, वो फिर से चालू हो जाए, और अगर कहीं ऐसी नौबत आती है कि वो ऋण ना लौटा पाए वो जो बिजनेसमैन है, तो सरकार की इसमें एक सुरक्षा कवच भी अवेलेबल रहेगी। तो ये इसकी भूमिका थी। जी पंकज साहब, बहुत अच्छा आपने सरल तरीके से बताया। कहने का तात्पर्य है कि जो पब्लिक से डिपॉजिट हमने जो कलेक्ट किया है उसी को जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में वित्त पोषण किया जाता है, और वो पैसा कहीं ना कहीं वो ऑपरेशन साइकिल में फंस गया है। तो उसको जब बिजनेस अभी बंद है, सारे एक्टिविटी बंद है, तो उस ऑपरेटिंग साइकिल में जो गतिरोध आया है उस टाइम को पार करने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई, और जिसका अनाउंसमेंट 15 मई 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर ने जो फाइनेंशियल पैकेज के तौर पर 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जारी किया था, उसी के तहत ये जो योजना लाई गई थी जिसे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कहते हैं। तो बहुत अच्छे से बताया आपने पंकज साहब। मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस किस यूनिट को दिया जा सकता था, ये इमरजेंसी या दिया जा रहा है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से यूनिट इसके लाभ ले पाएंगे और कौन से इसका जो है लाभ नहीं ले पाएंगे, पंकज साहब। जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि ये जो इसकी शुरुआत में भारत सरकार ने एक आत्मनिर्भर पैकेज लेकर के भारत सरकार आई थी, जिसमें 20 लाख करोड़ का एक पैकेज था, और शुरुआत में 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो उसको इस स्कीम के तहत रखा गया था, आवंटित किया गया था। जहां तक इसके लाभुकों की बात है कि कौन इसमें कौन एलिजिबल हैं इसके लिए, तो इसमें सारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो भी हैं, जिनको हम एमएसएमई कहते हैं या लघु एवं मझौले उद्योग कहते हैं, ये सभी उद्योग धंधे इस योजना के तहत इसमें वो एलिजिबल हैं, योग्य हैं। और एक और अच्छी बात है कि रिसेंटली सरकार ने इस राशि को और बढ़ा दिया है, और इसको अब 4.5 लाख करोड़ का कर दिया है। तो इसमें जैसे कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है, जिसको कि आप लोग बैंकर की भाषा में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत भी जैसे कि पीएमईजीपी स्कीम है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट के लिए जो स्कीम है, और उसके बाद मुद्रा योजना है जिसको कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मुद्रा योजना और पीएमईजीपी के तहत भी जो लोन दिए गए हैं वो भी इस योजना के तहत एलिजिबल हैं। कोई भी इंडिविजुअल, कोई बोरोवर है, कोई आदमी है जो बिजनेस करता है, छोटा मोटा उद्योग धंधा चलाता है, वो भी इस योजना के तहत वो पात्र होगा इसकी राशि को पाने के लिए। जी हाँ पंकज साहब, बहुत बढ़िया आपने बताया। एक चीज बहुत अच्छी बताई कि शुरुआत में जब ये इस योजना लॉन्च की गई थी, शुरू की गई थी, उसमें उसका लक्ष्य रखा गया था 3 लाख करोड़। तो 3 लाख करोड़ जो 20 लाख जो करोड़ का पैकेज था उसको, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ किया गया, क्योंकि जरूरतें देखी गई, समाज में जो आंकड़े देखे गए और अर्थव्यवस्था को सही तरीके से सुदृढ़ करने के लिए उसमें बढ़ोतरी की गई है। 4.5 लाख करोड़ का इसका जो है ये लक्ष्य रखा गया है, और इस योजना में उसका लाभार्थियों को जो है उसका लाभ देने के लिए एक बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसके उद्देश्य के बारे में जैसे आपने बताया सर कि मई 2020 में आर्थिक पैकेज के तौर पे ये शुरुआत की गई थी, जिसमें जो बिजनेस एंटिटीज हैं, एमएसएमईज हैं, और अपने ऑपरेशनल जो लाइबिलिटी है उसको रिस्टार्ट करने के लिए जो एक्सपेंसेस है उसके लिए हमको इमरजेंसी का नाम दिया गया, और उनको एक ऐसी पूंजी प्रदान की जाए और हसल फ्री पूंजी प्रदान करी जाए। हसल फ्री, जिसमें कि ना उससे कोलेटरल मांगा जाए, न ही किसी प्रकार के टर्म्स एंड कंडीशन मांगे जाएं, और उनको जो है एक तरह से ऑटोमेटिक लोन कहा गया। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर, इस लोन को ऑटोमेटिक लोन क्यों कहा जाता है?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये सभी जो बैंकर साथी हमारे जुड़े हैं उनको ये बात बिल्कुल जाननी चाहिए कि इसको ऑटोमेटिक लोन क्यों कहा गया। देखिए, सरकार का जो इसके पीछे जो लक्ष्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो, और बल्कि अभी भी है, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं इसमें शामिल हों और इस योजना का वो लाभ उठा सकें। तो यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस पे आने से, आपके सवाल पे आने से पहले, कि ये 4.5 लाख करोड़ की जो राशि की गई, ये तो बढ़ाया ही गया 3 लाख से 4.5 लाख करोड़ का, बल्कि इसके साथ साथ समय समय पे इसकी समय सीमा को भी बढ़ाई गई। और आपको याद होगा कि जब ये शुरुआत में आया था तो ये अक्टूबर 2020 तक का सीमा इसमें रखा गया था। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते इसमें कई अलग अलग फेजेस में 1, 2, 3 और अब तो 4 भी आ गया है। अब इसको 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। जहां तक ऑटोमेटिक लोन की बात है, तो इस स्कीम में प्री अप्रूव्ड लोन दिया जाता है। प्री अप्रूव्ड लोन का मतलब ये हुआ कि पूर्व में ही स्वीकृत लोन। तो इसमें जितने भी लोन हैं, जितने भी बैंकों के द्वारा एमएसएमई को लोन दिए गए हैं, बिजनेस के लिए लोन दिए गए हैं, सरकार ने कहा और रिजर्व बैंक के माध्यम से कि वो सभी ऋणी जो है वो पात्र हैं। हम किसी को अपात्र इसमें नहीं मानते हैं, सभी पात्र हैं। उसमें एक उन्होंने जो कट ऑफ डेट रखा था, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको, कि उस एलिजिबिलिटी को, उस क्राइटेरिया को जितने भी बिजनेसमैन, जो भी बिजनेस यूनिट है, वो अगर उसको उस पैमाने पे आ रही है तो वो सभी उसके लिए पात्र होंगे, सभी एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लोन इसलिए कहा गया कि बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि आपको सभी को सैंक्शन लेटर दे देना है, सैंक्शन लेटर सैंक्शन कर देना है ये लोन। और इसमें अनिवार्यता रखी गई कि ये सभी को समान रूप से, जो भी जिसकी पात्र बनती है उनके लोन के हिसाब से, उनको सैंक्शन लेटर दे देना है, जिसको प्री अप्रूव्ड सैंक्शन लेटर कहा जाता है। अगर कोई किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है और अगर वो इसमें नहीं लेना चाहता है, इस योजना में, इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहता है, तो उसको ऑप्ट आउट ऑप्शन उसमें दिया गया। मतलब उसको ये कहना पड़ेगा बैंक में आकर के कि नहीं, मुझे इस ऋण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये इस कंसेप्ट की वजह से इसको एक ऑटोमेटिक लोन कहा जाता है। सभी पात्र हैं इसमें, जो भी एलिजिबिलिटी है उसको अगर पूरा करते हैं तो सभी इसके पात्र हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया पंकज साहब। इसमें जो आपने योग्यता के बारे में बताया, एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एक क्राइटेरिया और डेट का भी था। जब ये योजना शुरू की गई थी तो उसमें ये कहा गया था कि 29 फरवरी 2020 की स्थिति में जो भी जी आउटस्टैंडिंग होगा, जो भी एक्सपोजर होगा, उसी पे ही उसका नीति निर्धारण होगा और उसी के आधार पर ही उसको जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन कितना की क्वांटम किए जाएंगे, उसकी गणना की जाएगी और उसका जो है उसको वित्त पोषण किया जाएगा, वित्त सहायता जो है दी जाएगी। एक बात। दूसरी बात, जब ये योजना शुरू हुई थी तो उसका जो टाइम रखा गया था 31 अक्टूबर 2020, जिसे अभी बढ़ा के जो आपने बताया कि 31 मार्च 2022 तक किया गया। बड़े बदलाव किए गए आने वाले समय में भी। तो अभी इमरजेंसी 1, 2, 3 एंड 4 आ गया, सभी पर ही बात करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो कि क्वांटम क्वांटम क्या है इसका, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स का। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि उसका क्वांटम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। जी ये भी एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि 29 फरवरी 2020 का एक कट ऑफ डेट लिया गया, कि इस डेट पर जो भी आउटस्टैंडिंग होगा लोन का, बैंकों के लोन का, उस आउटस्टैंडिंग का इसमें 20% जो है वो इसमें दिया जाएगा, इसमें एलिजिबिलिटी के तौर पर वो दिया जाएगा 29 फरवरी 2020 का। एक बार प्रश्न फिर से रिपीट करेंगे विजय जी? सर, मैं ये कह रहा था कि जो 29 फरवरी 2020 को किसी भी बिजनेस एंटिटी या एमएसएमई यूनिट्स या जो भी क्वांटम मतलब, प्रभावित हाँ, यूनिट्स याद हैं, आया। उनकी हाँ जो हाँ हाँ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, यस यस, हाँ उसका एक्सपोजर जो गिना जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा क्लेरिफिकेशन कर दीजिए ताकि हमारे हाँ हाँ साथियों को हाँ, पता चले कि एक्सपोजर का मतलब क्या होता है। कहीं ऐसा तो बिल्कुल, नहीं कि सीसी का अमाउंट उठा लें, टर्म लोन को छोड़ दें, इसको हाँ छोड़ हाँ दें हाँ, बीजी को। तो बिल्कुल एक्सपोजर या बिल्कुल, हाँ। आउटस्टैंडिंग की बात कही गई। अगर बैंक हम्म गारंटी है तो वो उठा नहीं है तो कैसे, तो इस तरह का जो क्लेरिफिकेशन हो हम्म, जाएगा, इसकी बात कह रहा था। जी बिल्कुल ठीक। तो मैं इसमें यह बताना चाहूंगा कि पहली बार जब इसको, इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जिसको कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.0 कहा गया, तो उसमें जो 50 करोड़ तक के लोन थे,
जो कि आउटस्टैंडिंग थे। आउटस्टैंडिंग कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई लोन 60 करोड़ का दिया गया और 10 करोड़ का उसमें रीपेमेंट हो गया, तो आज के डेट में 50 करोड़ बचा हुआ है जो कि बिजनेस जो एमएसएमई यूनिट है उसको वापस किया जाना है। तो वहां तक के लोन उसमें एलिजिबल थे, उसमें पात्र थे, और चूंकि 20% का उसमें रखा गया था, तो 50 करोड़ का 20% यानी कि 10 करोड़, तो उसकी एलिजिबिलिटी 10 करोड़ बनेगी। तो एक्चुअली क्वांटम जो है वो प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया गया था, पहले 20% किया गया था, जिसको कि अभी और उसको बढ़ा दिया गया है और अभी उसको 30% किया गया है। तो ये मैं बता रहा हूँ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो 1.0 आया था उसके लिए। उसी तरह से जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 2.0 आया, जिसमें कि कामत कमेटी के द्वारा, कामत कमेटी को जो उसकी जो स्थापना की गई थी कामत कमेटी की, वो रिजोल्यूशन करने के लिए जो रिस्ट्रक्चरिंग जिसको कॉमन भाषा में हमारे बैंकर साथी कहते हैं, तो उसमें बड़े बड़े उद्योग धंधों के लिए के रिजोल्यूशन के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी रिजर्व बैंक के द्वारा, जिसमें 26 अलग अलग सेक्टर की पहचान की गई थी। तो उस केस में उन 26 अलग अलग सेक्टर के लिए जो जब बात आई कि इसमें कितनी सहायता दी जाएगी इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम में, तो वो तय किया गया कि 50 करोड़ से ऊपर और 500 करोड़ तक, ये मैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 2.0 की बात कर रहा हूँ, 50 करोड़ से ऊपर 500 करोड़ तक के जो ऋण होंगे वो किन सेक्टर में, वो जो 26 सेक्टर हैं जो कि कामत कमेटी के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं, उन 26 सेगमेंट में 500 करोड़ तक का जो एक्सपोजर होगा उसके ऊपर में 20% का ऋण दिया जाएगा, जिसको कि आज के डेट में बढ़ा करके 30% कर दिया गया है। अब ये तो दो बात हो गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 1 के बारे में और 2 के बारे में। उसके बाद एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 3 लाया गया। एक्चुअली देखिए, जब आप इस पूरी स्कीम को शुरू से जब इसका अध्ययन करेंगे, जब इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस सिर्फ ऐसा नहीं था कि इस स्कीम को एक झटके में लॉन्च कर दिया गया और इसके ऊपर पैनी निगाह रखी गई। सरकार इसका हर रेगुलर इंटरवल पे इसको सरकार ने इसका मुआयना किया और इसमें देखा कि किन किन गतिविधियों को इसमें जोड़ा जा सकता है। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने लिया कि जो इस कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा जो असर पड़ा था, जैसे कि आपके ट्रैवल इंडस्ट्री है, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, मैरिज हॉल्स हैं, इन सभी पे इसका बहुत ही बुरा असर हुआ था। तो इनको भी शामिल किया गया इस स्कीम में, जिसको कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 3.0 कहा गया। और वहां पे ये तय किया गया कि चूंकि इसमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है ऐसे बिजनेस में, तो वहां पे ये तय किया गया कि इन बिजनेस के लिए 200 करोड़ तक का मैक्सिमम जो उसमें लिमिट रखी गई वो 200 करोड़ का रखा गया कि 200 करोड़ तक का ऋण वहां पे दिया जा सकता है। और इसमें रिसेंटली अभी हाल में एक और इसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 4.0 को इंट्रोड्यूस किया गया। जब आपने देखा कि ये जो सेकेंड वेव जब आया कोरोना का, तो वो बहुत ही ज्यादा विकराल था, काफी उसमें जाने गई और काफी जो मेडिकल सिस्टम था, जो हॉस्पिटल्स थे जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी, वो पूरा का पूरा सिस्टम एक तरह से चरमरा गया था और उस सिस्टम को सपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उसको फोकस करते हुए ऐसे जो भी हॉस्पिटल्स हैं जहां पे ऑन साइट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाता है, ऑन साइट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि जो हॉस्पिटल का एरिया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, उसी जगह पे ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कोई प्लांट बिठाया जा रहा है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो ऐसे यूनिट को सपोर्ट करने के लिए एक और उसमें स्कीम लाई गई जिसको ECGL 4.0 कहा गया और वहां पे जो क्वांटम है वो 2 करोड़ तक का रखा गया। तो इसको अगर मैं समराइज करूं इन चारों स्कीम को, तो ECGL 1 में 50 करोड़ तक के लोन में हम 20% का क्वांटम कह सकते हैं। 20% का क्वांटम पहले दिया गया था, 10% का क्वांटम और दिया जा सकता है। ECGL 2 में 50 करोड़ से 500 करोड़ तक का जो एक्सपोजर है उसके ऊपर 30% का क्वांटम दिया जा सकता है लोन। और ECGL 3 में 200 करोड़ तक का क्वांटम कहा जा सकता है और ECGL 4 में 2 करोड़ तक का क्वांटम ऑफ लोन दिया जा सकता है। जी विजय जी।
तो जो अपना बहुत सिलसिलेवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उसके लिए बताएं। सर, आज के लिए अगर एक क्वांटम ऑफ फाइनेंस की बात करें तो जो परसेंटेज है, फाइनल परसेंटेज जो 30% है जिसमें बढ़ोतरी किया गया, अगर एग्जाम में ये सवाल आया कि जो आउटस्टैंडिंग का कितना परसेंट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में दिया जा सकता है ईसीजीएल के जो तत्कालीन नियमों के अनुसार, या जो भी रेजोल्यूशन आया है अभी 4.0 के आधार पर, तो क्या उसका उत्तर होना चाहिए? बिल्कुल, ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। और मैं तो ये मानता हूं अभी हम लोगों को के पास में जितने भी क्वेरी आती है इससे संबंधित, वो बिल्कुल यही क्वेरी आती है जो अभी आपने प्रश्न किया, और इसमें बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है। तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी साथियों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें आप कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए। ये पहले, जैसे कि मैं आपको ईसीजीएल 1 के बारे में बता रहा हूँ, जब ईसीजीएल 1.0 आया तो 50 करोड़ का 20% जो कहा गया देने के लिए, वो 20% देने के लिए कहा गया 29 फरवरी 2020 के आउटस्टैंडिंग के ऊपर। लेकिन इसमें जो अभी चेंज आया है उसमें ये कहा गया कि चूंकि कुछ नए बिजनेस भी ऐसे हैं जो जिन्होंने की ईसीजीएल 1 का फायदा उस समय नहीं लिया था, बाद में सेकंड वेव भी आया तो सेकंड वेव में उनकी हालत खराब हो गई। तो आज के डेट में ऐसे बिजनेसेस को भी इसमें पात्र बनाने के लिए इस स्कीम में एक और कट ऑफ डेट रखा गया है। वो कट ऑफ डेट क्या है वो आप सबों को जानना चाहिए। वो कट ऑफ डेट है 31 मार्च 2021। तो इसका मतलब हो गया कि दो कट ऑफ डेट हो गए, एक हो गया 29 फरवरी 2020 और एक कट ऑफ डेट हो गया 31 मार्च 2021। अब यहाँ पे दो तरह के जो बॉरोवर हैं वो भी दो तरह के होंगे बेनिफिशियरी। एक वो बेनिफिशियरी जिसने 29 फरवरी 2020 के आउटस्टैंडिंग पे 20% ले लिया है, तो वो उस बेनिफिशियरी को, उस बिजनेस को आज के डेट में 31 मार्च 2021 का जो बैलेंस होगा उसके ऊपर, या फिर 29 फरवरी का बैलेंस, उसमें जो ज्यादा होगा उसका 10% और मिलेगा। मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं कि मान लीजिए कि 29 फरवरी 2020 को 1,000 रुपए का किसी का लोन था, 1,000 रुपए उसकी आउटस्टैंडिंग थी, और उसने 20% लोन वहां पे ले लिया, यानी कि 200 रुपए उसको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में उसको मिल गया। 1,000 का 20% 200 रुपए मिल गया। अब उस यूनिट के, अब चूंकि ये 1 साल का इसमें मोरेटोरियम रहता है, 12 महीने प्रिंसिपल को जमा नहीं करना है, 12 महीने शुरू के फर्स्ट डिसबर्समेंट के बाद 12 महीने सिर्फ इंटरेस्ट जमा करना है। 12 महीने का मोरेटोरियम रहता था और उसके बाद 3 साल की उसमें रिपेमेंट पीरियड रहती है। लेकिन अब वही जो बॉरोवर है जिसको 200 रुपए मिले हैं उसकी स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, तो उस बॉरोवर को 31 मार्च 2021 का जो उसका बैलेंस है उस पर 10% और मिलेगा। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 को भी अगर मान लीजिए उसका 1,000 का बैलेंस है तो 100 रुपए उसको और ऋण मिल जाएंगे। तो 200 रुपए पहले का था, 100 रुपए और मिल जाएगा। ये एक सिचुएशन हुआ। लेकिन अब मान लीजिए कि एक आदमी था जिसका 1,000 का लोन था, लेकिन उसने कोई भी ऋण नहीं लिया। 29 फरवरी 2020 के आधार पे उसको कोई ऋण नहीं मिला, तो आज उसको जरूरत है क्योंकि सेकेंड वेव में उसको ज्यादा परेशानी हुई। तो आज वो क्या कर सकता है, 31 मार्च 2021 का जो बैलेंस है उसके ऊपर वो 30% का लोन ले सकता है, 20% पहले वाला और 10% अभी का। तो ये 30% का लोन वो ले सकता है। तो इसी तरह से जो ईसीजीएल 2 है, ईसीजीएल 3 है, वहां भी अगर पहले ले चुका है तो उसको 10% का मिलेगा, और पहले नहीं लिया है तो अभी उसको 30% का मिलेगा। यहाँ पे मैं एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं आपको कि ईसीजीएल 1.0 और ईसीजीएल 2.0 में 30% का प्रोविजन है, लेकिन ईसीजीएल 3 जो है, ईसीजीएल 3.0 में 40% लोन दिया जाना है। तो वहां पे 40% होगा आउटस्टैंडिंग का, और या फिर 200 करोड़ का जो मैक्सिमम लिमिट था उस लिमिट के अंदर उसको ऋण दिया जाना है। तो मुझे लगता है शायद ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर इसमें कुछ और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं सर, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया, पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि अगर 20% इमरजेंसी क्रेडिट 1.0 में लिया हुआ है तो यहाँ पर 10% लेंगे, और अगर किसी ने उसका लाभ नहीं लिया तो 30%, और 3.0 में 40% है। साथ ही साथ उनके जो एक्सपोजर में भी बढ़ोतरी की गई, पहले 50 करोड़ था जिसको 200 करोड़ किया गया। और एक टर्म आता है सर 500 करोड़ का भी, एक जिक्र आता है कहीं पर 500 करोड़ का।
तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे साथियों को प्रकाश डाल दीजिए सर। ये 500 करोड़ का जो जिक्र आता है वो मैं बताना चाहता हूं कि वो ECGL 2.0 में आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ECGL 2.0 में क्या किया गया था कि जो बड़े उद्योग धंधे हैं, जिनके ऊपर में जैसे मान लीजिए कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, तो उनके ऊपर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा था। तो 50 करोड़ तक की तो सीमा 1.0 में रखी गई थी। तो 50 करोड़ के ऊपर के एक्सपोजर को इसमें शामिल किया गया। और कौन से उद्योगों को शामिल किया गया? जो 26 सेगमेंट, 26 सेक्टर्स जो कामत कमेटी ने आइडेंटिफाई किया था कि ये 26 सेगमेंट ऐसे हैं इंडस्ट्री के जहां पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो उन 26 सेक्टर के लिए 50 करोड़ से 500 करोड़ का एक्सपोजर की बात कही गई। तो 500 करोड़ वहीं पे पिक्चर में आता है। जो 26 सेक्टर जो कामत कमेटी ने आइडेंटिफाई किए, उसमें 50 करोड़ से 500 करोड़ के जो लोन होंगे, उनके लिए 20% का या 30% का आज के डेट में उनको लाभ मिलेगा इस स्कीम के तहत। जी जी जी, तो ये बड़ा क्लियर हो गया। साथ ही साथ हम आपने ये भी बताया कि जो लोन है, ये लोन उन सभी को प्रोवाइड किया जाएगा जो योग्य होंगे, जो 29 फरवरी 2020 को। तो उस योग्यता में एक जिक्र ये भी आता है, ओवर ड्यू। ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए कितने दिनों का, तो जी उसके जी, बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए सर कि बिल्कुल बिल्कुल। एस्टिमेट या ओवर ड्यू के बारे में, उसको क्लियरेंस बिल्कुल, हो जाए। ये भी काफी कंफ्यूजन होता है इसमें जो हमारे बैंकर साथी हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात को क्लियर करना चाहूंगा कि जो ECGL 1.0 है और ECGL 2.0 जब शुरू में आया था, तो उसमें 29 फरवरी का जो एक्सपोजर है वो SMA 0 या SMA 1 तक ही होना चाहिए। 60 दिनों से ऊपर का ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। ओवरड्यू क्या होता है, एक सामान्य भाषा में अगर इसको समझा जाए, जब बैंक ऋण देती है और उस ऋण का एक रीपेमेंट शेड्यूल तैयार करती है कि हर महीने उसमें किस्त आनी है, तो 1 महीने तक अगर किस्त नहीं आती है तो वो खाता जो है वो SMA 0 में चला जाता है। SMA को हम कहते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। वो SMA 0 में आ जाता है। 30 दिन अगर हो जाता है तो वो उसको कहा जाता है कि ये 30 दिनों के लिए ओवरड्यू हो गया है ना। इसको सामान्य साधारण भाषा में आप ऐसा समझ सकते हैं। तो इस तरह से 60 दिनों तक अगर ओवरड्यू होता है तो 60 दिनों के ओवरड्यू तक को उसमें योग्य माना जा सकता है। ऐसा बताया गया ECGL 1.0 में और ECGL 2.0 में। तो ये ओवरड्यू का कंसेप्ट है कि जो रिपेमेंट आनी थी, जो किस्तें आनी थी अकाउंट में, जो इंटरेस्ट सर्व होना था, वो 60 दिनों तक नहीं हुआ। तो इसको कहा गया SMA 0 और SMA 1। तो ऐसे खाते जो है उसमें योग्य थे। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ECGL 3 जब आया, ECGL 3.0 को जब लाया गया, तो वहां पे इस ओवरड्यू का की जो सीमा है, जो कि 60 दिनों की थी, उसको 90 दिनों का कर दिया गया। और उसमें जो पात्रता है वो भी 31 मार्च 2021 का कर दिया गया। तो ECGL 3 को चूंकि बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ECGL 3.0 के लिए अगर कहा जाए तो वहां पे जो कट ऑफ डेट है वो 31 मार्च 2021 था। और वहां पे जो ओवरड्यू की बात थी वो 90 दिनों का था, मतलब NPA नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे बैंकर साथी हैं वो इस बात को चाहे तो नोट कर लें, लिख लें कि सबसे पहली जो योग्यता है इसमें, जो एलिजिबिलिटी है, वो ये है कि खाता NPA नहीं होना चाहिए। दूसरा, ECGL 1 और ECGL 2 के लिए 60 दिनों से ज्यादा ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, और ECGL 3 के लिए 90 दिनों से ज्यादा ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। चलिए, ये एकदम से अब पूरी तरह से साफ हो गया। आपने जो कुछ अंधेरा था, जहां पर दिख नहीं रहा था, वहां पर टॉर्च लगा के आपने उसको क्लियर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज साहब। और ये भी है कि जो ये लोन है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का जो लोन है, वो बिजनेस एंटरप्राइजेस को, MSME को, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और जो रजिस्टर्ड कंपनी है, ट्रस्ट है, लिमिटेड पार्टनरशिप है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, और इंडिविजुअल, ये सभी के लिए एलिजिबल है। एक सवाल हमारे साथी हम पूछ रहे हैं यहाँ पर आपसे, एक सवाल ले लेता हूँ। जी सत्यम झा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार कर रहे हैं, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और वो सवाल पूछ रहे हैं कि सर, इज दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर लैंडिंग व्हिच आर अफेक्टेड इन COVID-19?
ये स्कीम एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, ये बिजनेस के पर्पज से इस स्कीम को लाया गया है। तो एग्रीकल्चर के लोन यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। एग्रीकल्चर के सपोर्ट के लिए कई सारी डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, और उसमें काफी लिबरल रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो कई और स्कीम्स ऐसी हैं जिससे कि एग्रीकल्चर स्कीम में फायदा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज से ही ये दिया जाता है। जी सर। सर एक टर्म उसमें ये भी आया कि जो जीएसटी से जुड़ा हुआ, कि जो बारोवर जो है जीएसटी रजिस्टर्ड होगा नहीं होगा, जो रजिस्टर्ड होगा उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इसको जरा क्लियर कर देंगे सर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जीएसटी के लिए जो जीएसटी के मापदंड हैं वो ही यहाँ भी लागू होंगे। और जीएसटी में भी ऑलरेडी कुछ जो टर्नओवर है, जैसे 40 लाख तक का टर्नओवर है, उसको जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। और भी ऐसे कुछ उद्योग धंधे हैं जिसको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा जाता है। तो ऐसे सभी उद्योग धंधे जो जीएसटी के दायरे में नहीं हैं, वो बिना जीएसटी नंबर के भी इस लोन के लिए पात्र होंगे, क्योंकि वो एमएसएमई का लोन भी उनको बिना जीएसटी नंबर का दिया जाता है। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के लिए भी वो पात्र होंगे। लेकिन जहां पे जीएसटी की स्टैट्यूटरी मान का क्राइटेरिया है, वो उनको बिल्कुल एसेंशियली वो लेना है जीएसटी, तो वहां पे उनको जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, जो जीएसटी के मापदंड रखे गए हैं उन्हीं के आधार पर होगा कि जो कंडीशन विल नॉट अप्लाई टू बॉरोवर, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ऐसे जो बिजनेस एंटिटी जिनको जरूरत नहीं है तो उनके लिए जरूरत नहीं है, इसमें भी मैंडेटरी नहीं है, और जिनको जरूरत है वो जरूरत है। जी। तो सर ये जैसे हम बात कर रहे थे कि इसके रिपेमेंट पीरियड की, पहला 12 महीना तो मोरेटोरियम होगा, उसके बाद जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम आया था 1.0, तो उसमें 4 साल का रिपेमेंट पीरियड दिया गया था। तो 12 महीने का मोरेटोरियम, 4 साल का जो है वो डेट ऑफ डिसबर्समेंट से वो मैक्सिमम पीरियड दिया गया था। तो अभी इसमें कोई बदलाव आपको है, बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें अभी जो एक्सटेंशन आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 10% एक्स्ट्रा भी वो ले सकते हैं। तो पहले चूंकि उन्होंने वो लोन लिया हुआ है, तो 4 साल के लिए उन्होंने लोन लिया था और उसमें 1 साल का मॉरिटोरियम था। तो अब अगर वो एडिशनल 10% का लेते हैं तो उनको 12 महीने का और इसमें मॉरिटोरियम मिलेगा। यानी कि उस लोन की जो टोटल पीरियड है, रिपेमेंट पीरियड, वो 5 साल हो जाएगी और उनको 12 महीने का और इसमें लाभ उनको मिल जाएगा। प्रिंसिपल को जमा करने के लिए इंटरेस्ट सिर्फ उनको पे करना पड़ेगा और 1 साल का एडिशनल उनको उनकी लोन की जो अवधि है वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। पंकज साहब, एक टर्म आता है उसमें कि द इंटरेस्ट टू बी सर्व्ड एज एंड व्हेन चार्ज या अप्लाइड, तो वो जी टर्म जरा सरल तरीके से समझा जी दीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल को इक्विटेड 36 महीना में डालते हैं, और जी इंटरेस्ट के बारे में वो कहते हैं कि इंटरेस्ट विल बी सर्व्ड एज एंड व्हेन इट अप्लाइड। इंटरेस्ट अप्लाइड। जी, ये काफी अच्छा आपने टेक्निकल पॉइंट इसमें उठाया है, तो मैं यहाँ भी क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए क्या होता है कि जब हम लोन देते हैं तो ऐसे तो एक सामान्य जो प्रक्रिया है कि हर लोन में मंथली इंटरेस्ट लगता है, हर महीने के एंड पे उसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है। लेकिन कुछ लोन ऐसे भी होते हैं जहां पे त्रैमासिक इंटरेस्ट चार्ज होता है, यानी 3 महीने पे वहां पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे बैंक ने ही उसको 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया है, यानी कि साल में सिर्फ 2 ही बार इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये बैंक के स्कीम और बैंक ने किस तरह से एग्रीमेंट बोरोवर के साथ किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली, लेकिन सामान्यतः जो इंटरेस्ट होते हैं वो मंथली चार्ज किए जाते हैं बैंकों के द्वारा। तो जैसे अंत महीने के लास्ट में चार्ज किया गया, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि दिसंबर का महीना चल रहा है, तो दिसंबर में किसी ने लोन लिया, तो उसके उसके लोन में, उसके ऋण खाते में जनवरी महीने से इंटरेस्ट लगना शुरू हुआ, या दिसंबर में ही मान लीजिए, अभी आज 5 तारीख है तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट लग गया। तो वो 31 दिसंबर को ही वो इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो ड्यू हो जाता है। तो एज एंड व्हेन चार्ज का मतलब है कि 31 दिसंबर का जो इंटरेस्ट लगा है वो 31 दिसंबर के बाद यानी 1 तारीख को वो इंटरेस्ट पे कर दिया जाना है। अगर किसी खाते में
दो महीने पे ब्याज लग रहा है या 3 महीने पे ब्याज लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि दिसंबर में किसी ने लोन लिया और उसको मार्च में उस खाते में ब्याज लगता है, तो मार्च में ही उस ब्याज की अदायगी की जानी है बेनिफिशियरी के द्वारा। तो इसी का यही मतलब होता है एज एंड व्हेन चार्ज, जब वो इंटरेस्ट लगेगा खाते में उसी समय उनको वो पैसे की अदायगी करनी है। क्या बात है पंकज साहब, मजा आ गया आपको सुन के। आज तो पूरा मतलब बहुत ही सरल तरीके से आप हमारे साथियों को जो है प्रकाश फैला रहे हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स की। और वैसे भी आप काफी अनुभवी हैं और एमएसएमई की जो भी योजनाएं हैं उनको बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। और जब हम हमारी आपसे चर्चा होती है तो हम जो साझा करते हैं उसमें आज आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया हमारे साथियों को। तो इसकी 5 खूबियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस योजना की मैं और आप दोनों मिलकर 5 खूबियों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये योजना जो है इसकी 5 खूबियां हैं। और उस खूबी में हम दोनों जो साथी हैं हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहली खूबी मुझे ऐसी लगती है सर कि इसका मार्जिन नील है। एक बहुत बड़ी खूबी है इस योजना की कि इसमें नो मार्जिन, कोई मार्जिन मर्जी। जीरो, क्योंकि लोन तो दे रहे हैं तो पॉलिसी के बिल्कुल हिसाब से जब भी लोन देते हैं वो भी बड़े एमएसएमई बिजनेस एंटिटी को, तो उनको पूंजी मांगते हैं कि भाई मार्जिन 25% ले आओ, 10% बिल्कुल मार्जिन ले आओ। लेकिन ये एक बिल्कुल। ऐसा लोन है जो प्री अप्रूव्ड लोन है जिसमें नील मार्जिन। तो एक खूबी मुझे ये नजर आती है। अगर आपको ऐसी कोई कुछ एक आध खूबी आपको हाँ भी नजर बिल्कुल आ रही बिल्कुल, तो आप बता मैं दीजिए। दूसरी दूसरी खूबी मैं आपको बता देता हूँ जो अभी मुझे याद आ रहा है तुरंत। वो और ये काफी इम्पोर्टेंट है और मैंने अपने जवाब में शायद मैं उस पॉइंट को मिस कर गया कि इसमें ये सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल ऋण दिया जा रहा है 20% का या 30% का, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई भी सिक्योरिटी उसके लिए नहीं चाहिए। वो बिना सिक्योरिटी का लोन दिया जा रहा है, बिना एडिशनल सिक्योरिटी का। यानी कि जो सिक्योरिटी पहले लिया गया है उन्हीं सिक्योरिटी के ऊपर में हम ये एडिशनल लोन भी दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से गारंटीड है। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है इस स्कीम के तहत। और इसमें इसके ऊपर जो चार्ज जो क्रिएट होता है वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि तो सर जो ये क्या है पंकज साहब, मैं रोक रहा हूँ। तो पहली खूबी तो ये है कि मार्जिन नहीं है। दूसरी हम्म, खूबी आपने बेहतरीन खूबी बता दिया कि नो एडिशनल कोलिटरल फॉर द फंडिंग अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो तीसरी खूबी ये है कि किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है इसमें। प्रोसेसिंग अरे चार्ज वाह, नहीं है, प्री पेमेंट बिल्कुल पेनल्टी नहीं है, पेनल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी खूबी है, तीसरा जो बिल्कुल खूबी है। तो बिल्कुल और कोई खूबी आपको याद आ रहा है कि इसमें किसी प्रकार का प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, नील प्रोसेसिंग चार्ज। और बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई रिजेक्शन नहीं है। फिर उसके हम्म, बाद प्री पेमेंट पेनल्टी भी नहीं है और आपको पेनल इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ये बहुत हम्म, बड़ी खूबी है। आपको और बिल्कुल। कोई चौथी खूबी याद आ और रही तो बताइए। एक एक और खूबी ये है कि आपको 1 साल का समय मिलता है, प्रिंसिपल आपको जमा नहीं करना है। जो भी ऋण आपको दिया गया है सिर्फ ब्याज उसमें जमा करना है। तो ये एक आर्थिक मदद मिल जाती है। एक तो आर्थिक मदद आपको ये मिल गई कि 20% या 30% की राशि मिल गई। और दूसरी आर्थिक मदद ये मिल गई कि उस राशि का जो जो प्रिंसिपल की अदायगी है वो भी आपको 1 साल के लिए उसमें करना नहीं है। तो ये 1 साल के अंदर वो अपने बिजनेस को और मजबूत कर सकता है। 1 साल के अंदर कोरोना की स्थिति भी और अच्छी हो सकती, जैसा कि हमने देखा कि कोरोना के समय में भी बीच बीच में जो हमारी उद्योग धंधे की जो स्थिति है वो काफी अच्छी होती गई। और आज के डेट में मैं एक और बहुत ही अच्छी बात है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो सितंबर क्वार्टर में वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 8.4% का हमारे इंडिया ने जीडीपी में ग्रोथ किया है। तो तो इसका मतलब बिजनेस भी अब फ्लरिश कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहे हैं। और ये बिजनेस ग्रोथ का फायदा हमारे ऐसे लाभुकों को भी मिलेगा, ऐसे बेनिफिशियरी को भी मिलेगा। तो ये 1 साल का मॉरेटोरियम मेरे हिसाब से ये एक अच्छी खूबी इस स्कीम की है। क्या बात है सर, अब तो बढ़िया है। इस योजना की इतनी सारी खूबियां हैं, एक खूबी मैं भी साझा कर देता हूँ आपके साथ जी कि ये जो योजना है जिसमें आपने बताया कि को नो कोलेटरल है फॉर द गारंटी फंड, इस जो फंड दिया जा रहा है कोलेटरल नहीं है। तो ये एक गारंटी कवर के अंदर होता है। जो गारंटी स्कीम है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी लेती है। तो उसकी जो गारंटी फी वो भी बारोवर को नहीं देनी है। तो ये भी बहुत बड़ी खूबी है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? ये खूबी है कि बिल्कुल गारंटी फी बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल इसमें।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, और ये भी इसकी क्या अच्छी खूबी है। और एक और मैं खूबी, अब चूंकि खूबियों का सिलसिला चल रहा है, तो मैं इस सिलसिले में, इस कड़ी में मैं एक और खूबी बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे बैंकर साथी खुश हो जाएंगे इस खूबी को सुन करके, क्योंकि ये उनकी सहूलियत के लिए है। ये जो खूबी है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए और इसको नोट भी कर लीजिए कि इस स्कीम में जो, जैसे कि एडिशनल जब भी कोई लोन दिया जाता है, तो जो सिक्योरिटी है, एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटी है, कोलेटरल हो या प्राइमरी सिक्योरिटी हो, उसके ऊपर सेकंड चार्ज क्रिएट किया जाता है। सेकंड चार्ज करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए 5 लाख का लोन था, तो जो सिक्योरिटी थी उस पर 5 लाख रुपए का चार्ज था। अभी 2 लाख, 1 लाख रुपए उसको अगर सीजीसीएल में दिया गया, तो इस 1 लाख का एडिशनल चार्ज किया जाना है। ये ऋण का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये लेंडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इस योजना में जो छोटे छोटे जो लाभुक हैं, छोटे ऋण में सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे बैंकर को ये इसमें डिसाइड किया गया कि 25 लाख तक के लोन में, 25 लाख तक का अगर हम लोन दे रहे हैं, ओरिजिनल लोन को और जीसीएल के लोन को मिला करके, जैसे कि मान लीजिए कि 20 लाख रुपए का उनका ओरिजिनल एग्जिस्टिंग लोन था, और उसमें 20% यानी 4 लाख रुपए का और लोन दिया गया, तो 24 लाख का लोन हुआ दोनों मिला करके। तो इस तरह से अगर 25 लाख तक का लोन दिया जाता है इस स्कीम में, तो उसमें सेकंड चार्ज क्रिएट करना भी नहीं है बैंकर को। क्या सेकंड बात। चार्ज क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी बच गई और बहुत सारी परेशानियां बच गई। तो इसको फ्लैट बिल्कुल वेव कर दिया गया है कि कोई सेकंड चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्या बात है पंकज साहब, आज तो खूबियों का दौर है, तो मैं भी एक खूबी बता देता हूँ। इसमें जी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खूबी मैं ये समझता हूँ कि जो एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवरेज, जो एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवरेज, वैसे बहुत सारी योजना में किसी में 75% कवरेज होता है, जैसे सीजीटीएमएससी की बात करें तो एक्सपोजर का 75% कवरेज होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवरेज है वो 100% गारंटी कवरेज है। क्या आप मानते बिल्कुल हैं ये बहुत बड़ी खूबी है, हंड्रेड बिल्कुल परसेंट बिल्कुल, गारंटी कवरेज बहुत है? बहुत बड़ी खूबी है। और इसमें 100% का, अगर कभी ये कोई खाता एनपीए होता है, ऋण खाता, तो उसमें 75% जो है उसका, उस गारंटी कवरेज का, वो इमीडिएट बैंक को मिल जाता है। और उसके बाद जो छोटी सी लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, उसके बाद बाकी पैसे भी मिल जाते हैं। तो बैंकर के लिए ये बिल्कुल अच्छी खूबी है, उनका कोई रिस्क नहीं है, रिस्क वेट यहाँ पे जीरो है। और इसमें पूरी की पूरी अदायगी की 100% गारंटी है। तो बहुत बढ़िया पंकज साहब, आप तो बहुत सारे सिलसिलेवार बहुत सारी खूबियां बता दी। इसको जरा समराइज कर देता हूँ। इस योजना की बहुत सारी खूबी हैं, जैसे कि हमने कहा इस योजना में प्री अप्रूव्ड लोन है, पहली खूबी है प्री अप्रूव्ड लोन है। दूसरी खूबी है कि इसमें मार्जिन नहीं है। तीसरी खूबी है कि इसमें कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मांगी जाएगी। और चौथी खूबी है कि इसमें प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, प्री पेनल्टी चार्ज नहीं है, प्री पेनल इंटरेस्ट नहीं है, और गारंटी फी इसमें बिल्कुल फ्री है। फिर इसमें एक्सटेंड जो है गारंटी कवरेज का 100% है, जीरो गारंटी फीस है, नो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और आपने एक महत्वपूर्ण चीज बताई, रिस्क वेट जीरो है। और रिस्क वेट जीरो होने की वजह से बैंक को कोई रोक नहीं है, क्योंकि उसको पूंजी रखना नहीं है, उसके लिए पूंजी रखना नहीं है। तो जब पूंजी रखना नहीं है तो उनको हसल फ्री लोन दे सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। और बिल्कुल जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी लेती है तो आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार वहां पर रिस्क वेट जीरो हो जाता है। और बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी ली है और भी 100%, तो रिस्क वेट जीरो है। तो इतनी सारी खूबियों के बाद हमारे सभी साथी जो हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। और मैं आपको साझा कर दूं कि ये जो सेशंस है, मैंने पहले सोचा था कि इसको यहाँ जूम पे लाइव रखूं, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इसको यूट्यूब पर भी लाइव ले गया हूं। अच्छा तो अभी अच्छा। हम दोनों प्लेटफॉर्म पे लाइव हैं, एक यूट्यूब पे भी लाइव है और एक जूम पे भी लाइव है। तो जूम पे तो हम साथियों को इन्फॉर्म किए थे तो 80 साथी जुड़े हुए हैं, लेकिन यूट्यूब पे भी आप देखिए, यूट्यूब पे भी 125 200 साथी जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी मतलब मैं मतलब हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है कि इतने साथी हमको सुन रहे हैं और अपना जो डाउट है यहाँ पर रख रहे हैं। कई साथियों के प्रश्न भी हम लेंगे, और साथियों से भी निवेदन है, अगर वो प्रश्न करना चाहते हैं तो पंकज साहब हैं हमारे पास, बहुत ही सरल तरीके से आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा, और पूरा क्रिस्टल क्लियर तरीके से मिलेगा। तो साथियों से भी निवेदन करता हूँ, पंकज साहब आपसे भी निवेदन करता हूँ कि थोड़ा एक समराइज कर दें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो आपने इसमें हमारे द्वारा उठाए गए उसको क्लियर कर दिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स को। तो एक सरल 30 सेकंड में अगर समराइज कर दें, कंक्लूजन कर दें, फिर हम साथियों के सवाल लेंगे, पंकज साहब।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस स्कीम को बहुत ही छोटे समय में मैं समराइज करना चाहता हूँ। 4 भागों में ये स्कीम है: ECGL 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0। इसके साथ साथ ECGL का एक्सटेंशन आ गया है। तो ECGL 1.0 और 2.1.0 में 50 करोड़ तक के एक्सपोजर के लिए 20% की सुविधा थी, जिसको कि अब 30% कर दिया गया है। ECGL 2.0 में 50 करोड़ से ऊपर और 500 करोड़ तक के जो लोन है, जिसको कामत कमेटी के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है 26 सेगमेंट सेक्टर्स में, वहां पे हम वहां पे 20% का लोन दे सकते हैं, और जो 2.0 का एक्सटेंशन है उसमें 10% का और लोन दे सकते हैं। ECGLS जो 3.0 है, उसमें जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, होटल है, टूर ट्रैवलिंग एजेंसीज हैं और स्पोर्टिंग एजेंसीज हैं, उनके लिए हम लोन दे सकते हैं, जहां पे मैक्सिमम 200 करोड़ का लिमिटेशन है कि 200 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। और ECGL 4.0 में हम लोग 2 करोड़ तक के लोन ऐसे यूनिट को दे सकते हैं जो मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहा है, हॉस्पिटल्स के सपोर्ट के लिए, नर्सिंग होम के लिए, क्लिनिक्स के लिए, वहां पे हम लोग लोन दे सकते हैं। और इसमें 2 डेट्स, कट ऑफ डेट हमें याद रखना है, एक 29 फरवरी 2020 का और दूसरा 31 मार्च 2021 का। इन दोनों कट ऑफ डेट में जिस डेट पे ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, उस ज्यादा आउटस्टैंडिंग का पैसा का जो प्रतिशत है वो लोन के रूप में मिलेगा। इसमें मोरिटोरियम की सुविधा है 1 साल के लिए, यानी 1 साल तक प्रिंसिपल बिल्कुल जमा नहीं करना है, सिर्फ इंटरेस्ट जमा करना है। और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग का भी प्रोविजन रखा गया है, यानी कि अगर कोई पुराना लोन है उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं तो रीस्ट्रक्चरिंग भी की जा सकती है। तो ये इसका मैंने कोशिश की इसको समराइज करने की। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथियों को समझ में आ गया होगा। जी जी, एक साथी हैं हमारे, आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं, रितेश जी। पूछते हैं सर, ये योजना में 40% भी कभी मिलता है क्या? 40% भी मिलता है क्या, पूछ रहे हैं। नहीं, 40% जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये इसमें जो ECGL 3 है, ECGL 3 में जैसा कि मैंने बताया कि जो सेगमेंट हॉस्पिटैलिटी के सेगमेंट हैं और लीजिंग स्पोर्ट्स के सेगमेंट है, वहां पे 40% का उसमें दिया जाता है। सभी में जी जी, 40% नहीं सभी है। में नहीं है, वो हॉस्पिटलाइजेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए 40% है। जी। एक साथी आपको नमस्कार कर रहे हैं, गिरधारी सिंह चौहान जी। सर बहुत बहुत नमस्कार आप दोनों को। और ये इसको कहेंगे बहुत ही शानदार मंथन, शानदार मंथन ऐसा कहा है। तो गिरधारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे साथियों से निवेदन करूंगा कि उनका मन में कोई डाउट हो तो आज ये मौका है जबरदस्त। हम लोग 5 से 7 मिनट और हैं आपके साथ, तो सवाल कर सकते हैं, सीधे हमसे बात कर सकते हैं और साधारण तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। तो रूपा जी जुड़े हुए हैं। रूपा जी, अगर आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप अपना सवाल रख सकते हैं, अगर मन में कोई भी बात है, और सवाल नहीं भी है तो कुछ कह सकते हैं। रूपा जी। और कोई साथी हैं? सत्यम सत्यम झा जी। अभी मैं एक प्रश्न जो मैसेज में फ्लैट रिफ्लेक्ट हो रहा था, चूंकि मैं बताने के क्रम में मैं मैसेज नहीं देख पाया, लेकिन एक कोई हमारे साथी हैं कौशल कुमार, ये लिखते हैं, हाउ टू नो DPD ऑफ बोरोवर, डेज पास्ट ड्यू ऑफ बोरोवर। तो कौशल जी के लिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि वैसे मैंने इस बात को कवर किया था अपने उत्तर में। डेज पास्ट ड्यू है वो होता है जो जब लोन दिया जाता है तो उसके बाद जो उसकी अदायगी का जो टाइम होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक लोन जो दिसंबर महीने में दिया गया और उसको जनवरी से उसकी किस्तें आनी है, तो 31 जनवरी को किस्त आनी है, और 31 जनवरी को अगर वो किस्त नहीं आती है तो 1 फरवरी से वो ड्यू होना शुरू हो जाता है। तो डेज डेज पास ड्यू हम 31 जनवरी के बाद का हम काउंट करते हैं। तो उसी तरह से इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट की अदायगी 31 जनवरी को, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल कोई भी अगर ड्यू हो जाता है, जिस दिन चार्ज हो जाता है या जिस दिन वापस आना है, उस डेट के बाद जो जितने दिन बीतते हैं उसको डेज पास्ट ड्यू कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से कौशल जी ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो जैसे ड्यू कब होता है, जब हमारे पास जो चीज आनी है वो नहीं आई, तो वो ड्यू हो गया।
तो उसके बाद से जैसे जितने दिन बीतेंगे वो डेज पास्ट ड्यू हो गया। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद, आपने ये प्रश्न किया और मुझे जी लगता जी। है ये अब क्लियर हो गया होगा आपको। अभी हाँ, ये सत्येंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनका सवाल से पहले हम बात करते हैं। सत्यम झा जी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं सत्यम जी। जी नमस्कार सर। सत्यम जी, नमस्कार। हाँ सर। सर बहुत ही अच्छा सेशन था। ऐसे तो मेरा इतना सारा चीज आपने बता दिया सर, जो अब क्वेश्चन कुछ रहा नहीं इसमें, क्योंकि इतना डीप में आपने सब कुछ अच्छा से समझा दिया। और ये काफी हार्ड था, जो ऑन पेपर बहुत से जो साथी हैं मेरे, जो मतलब जो पढ़ा हुआ है, जो नोट्स सब तो बहुत लंबा लंबा है, हर बैंक के पास नोट्स होगा, तो नोट्स से पढ़ने में उतना सहूलियत नहीं हो पाता था। लेकिन आज जो हमने सीखा वो लगा जैसे ये इतना आसान था, जो इससे पहले हार्ड लग रहा था, बहुत ज्यादा टफ लग रहा था। लेकिन अभी सब समराइज भी हो गया, जो इसकी मतलब इसके अंदर में खूबियां थी वो सब भी सब कुछ पता चल गया। पता नहीं था इतना मतलब आसान ये चैप्टर था, जिसे जिसको हम लोग हार्ड समझ रहे थे इस सेशन से पहले। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत 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 धन्यवाद सत्यम जी। और मुझे काफी खुशी है कि मैं मेरे छोटे से प्रयास से मैं समझा पाया इस चीज को। और मेरी आप सभी बैंकर साथियों से निवेदन भी है, रिक्वेस्ट भी है कि ये कंसेप्ट तो बहुत ही आसान है, सचमुच में आसान है। और इसकी सही जो सार्थकता है वो हमारे लिए तब होगी जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचा पाए। और एक बार जब हम चीजों को समझ जाते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है। तो बैंकर्स के लिए एक एक समाज के प्रति उनकी जो दायित्व है, उनका जो उत्तरदायित्व होता है, वो भी काफी महत्वपूर्ण होता है। और आज के परिवेश में, आज के माहौल में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि जिनकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। तो ये हम बैंकर का दायित्व बन जाता है कि हम समाज के उस वर्ग को अपने बैंकिंग चैनल के माध्यम से उनको मदद पहुंचा पाएं, उनको उनके पैरों पे खड़े होने में हम मदद कर सकें। इससे क्या होगा कि ये छोटे छोटे उद्योग धंधे जब जब उनको दृढ़ता मिलेगी, उनको मजबूती मिलेगी, तो इसका परिणाम ये होगा कि हमारे देश के बड़े उद्योग धंधों को भी सपोर्ट मिलेगा, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा और हमारे देश की उन्नति होगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस स्कीम में इसको जरूर अपने अपने शाखाओं में जहां भी आप काम कर रहे हैं इसको लागू करिए और इससे ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचाइए। किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत है, हम लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। विजय जी से आप संपर्क कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, उसका हल आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंकज साहब, आपने बहुत अच्छा चीज कहा। और हमारे साथी भी इस चीज को, इस बात से सहमत होंगे कि जब किसी स्कीम के बारे में ज्ञान अच्छे से हो जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन होना अलग बात है और उसका ज्ञान होना अलग बात है। तो इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक अच्छा उसके बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में, उसकी सार्थकता के बारे में जब ज्ञान हो जाता है तो उसको बेहतर तरीके से मैदान में उसको विस्तारित करने में सुविधा होती है। और जरूर आज के सेशन के बाद तो हमारे तमाम साथी जो हैं इसको बहुत अच्छे से जान पाए हैं। एक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र मेहता जी। नमस्कार सत्येंद्र जी, कैसे हैं? शानदार हैं। नमस्कार सर, नमस्कार आप दोनों के सर, नमस्कार। गुड नमस्कार। इवनिंग। नमस्कार आपके मन सत्येंद्र बहुत में जी। एक बढ़िया है सवाल सर। था। नमस्ते सर। सर मेरे मन में एक सवाल है। हमारे ब्रांच में एक यूनिट है फ्लावर मिल के लिए, बहुत बड़ा यूनिट है। स्टैंड अप इंडिया में सैंक्शन हुआ है 2018 में। वो अभी तक सर किसी कारण बस ड्यू टू कोरोना एंड सम पर्सनल रीजन से वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो GCL 1.0 में उनको लोन नहीं दिया गया एडिशनल, बट कस्टमर ने 1 मंथ बिफोर जब मैं यहाँ पोस्टेड हुआ हूँ तो मुझे एडिशनल लोन के लिए अप्लाई किया। तो सर ये जो अभी प्री अप्रूव फैसिलिटी का मतलब है, तो यदि वो कस्टमर एलिजिबल है तो ये अप्रूवल मुझे RO से लेना पड़ेगा क्या उनको एडिशनल आप 20% लोन देने के लिए? एक सवाल मैं इसमें जानना चाहता हूं कि आप जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, क्या उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है? क्या उसमें से प्रोडक्शन शुरू हो गया है या अभी होना बाकी है? पूरा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं सर, 90% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो आप इसमें इसको ऐसे समझिए कि जो प्रोजेक्ट ही कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, जिसमें कमर्शियल प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, मतलब वो प्रोजेक्ट अधूरा है।
तो वो प्रोजेक्ट जो है ना, उसमें क्या होगा, उसकी पहले हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल को उसको बढ़ाने के लिए हम अपने हायर अथॉरिटीज को लिखते हैं, उनको निवेदन करते हैं। तो यहाँ पे ये अकाउंट जो है आपका वो जीएससीएल में एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन इस खाते में चूंकि ये पूरी तरह से ये प्रोजेक्ट अभी बना नहीं है, तो पहली कोशिश आपको ये करनी है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। तो इस कंप्लीट करने के लिए इसमें दो तरीके होते हैं। आप इसमें जैसे ये डिफरेंट बैंकों के अलग अलग उनकी पॉलिसी होती है। जैसे सेंट्रल बैंक की अलग पॉलिसी है, मुझे पता नहीं आप किस बैंक में, सत्येंद्र जी आप किस बैंक में हैं? आप सेंट्रल बैंक, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। अच्छा, सेंट्रल बैंक से ही बोल रहे हैं। सेंट्रल तो बैंक यहाँ पे हमारे बैंक में जो पॉलिसी है इस बारे में, वो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट है जो कि 2 साल में कंप्लीट होना है, ठीक है, उसका जो पहले शेड्यूल दिया गया था वो 2 साल का दिया गया था। लेकिन अब ये 2 साल के अंदर ही जैसे कोरोना जैसी महामारी आ गई और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। तो इस केस में क्या होता है कि 2 साल पूरा होने से पहले, यानी उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल थी उससे पहले, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनके पावर में ही होता है इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल को बढ़ाना। ठीक है, वो उस परिस्थिति को देखते हुए इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल को 6 महीने से 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वो डेट बीत चुका है, यानी 2 साल के अंदर उनको उस प्रोजेक्ट को बनना था और अब 2.5 साल हो गए हैं, तो उस स्थिति में उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल को बढ़ाने के लिए आपको हायर अथॉरिटी को लिखना होगा। जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनके एक लेवल ऊपर की जो अथॉरिटी है उनको आप लिखिए, पूरा प्रपोजल को रेकमेंड करिए कि इस प्रपोजल में इतने समय में ये होना था लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाया है। अगर उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कुछ एडिशनल लोन की जरूरत है, ऋण की आवश्यकता है, तो वो भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। तो उस केस की मेरिट के आधार पे हमारे हायर अथॉरिटी उसको सैंक्शन कर सकते हैं। ये एडिशनल लोन कहा जाएगा। यहाँ पे जो हम असिस्टेंस देंगे वो एडिशनल लोन कहा जाएगा। इसमें जीईसीएल जो है वो पिक्चर में नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है सर लेकिन तो सर सत्येंद्र साहब मैं रोकना चाहूंगा। पंकज साहब से मैंने 1 घंटे का समय लिया था और बहुत उनको किसी फंक्शन में जाना है, तो आप अपना डिटेल जो है मुझे भेज दीजिएगा, हम उसको अलग से भी बात कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे साथी जो हैं वो हैं जुड़े हुए हैं। तो सत्येंद्र बिल्कुल, और वो सेंट्रल बैंक में ही है आप, तो आप हमें अलग से हमारे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको इसमें पूरा गाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, पूरा आपको रिजोल्यूशन करा दिया जाएगा। पंकज साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे वेस्ट बंगाल से रूपा मैडम जुड़ी हुई हैं, रूपा गुप्ता जी कैनरा बैंक से हैं और आपको जो अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं। रूपा जी स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार। गुड इवनिंग, हाउ आर यू रूपा जी? So I'm fine, sir. Thank you so much, sir. And I would like to thank you for all the essential information which you have given us. So it has been very we just knew partly about some of these things, but then the way you have explained in entire details and also, sir, thank you so much for that, sir. And I hope we can ask you in future as well if we need any kind of help and any information. So I hope we can get in touch with you and we can get all the essential information. So thank you once again, sir. And your session was really so it was a great one, sir. Thank you so much, Rupa, and I am really happy that you have gone through the session, you have understood the session, and my best wishes are always with you. As far as your any query on this topic or any other topic related to MSME or credit, so you can always raise your queries. Vijay ji is always there to help you out, and I am also there, and we will try to resolve your queries in the minimum time possible. So my best wishes are with you and all other participants attending this session, and I wish for your success, for your good health, and for your better career in bank. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Rupa ji. Stay with us. Be connected. अनामिका चौधरी जी आप हैं, आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। अनामिका जी कैसे हैं? नमस्ते, आप अच्छे हैं? हाँ ठीक हूँ सर। थोड़ा मोटिवेटेड है, अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पंकज साहब, आज सुबह अनामिका मैडम का फोन आया था
तो थोड़ा डिमोटिवेटेड थी कि मैं कैसे सफलता को हासिल करूं। तो ये टॉपिक से बाहर का सवाल है, उनका सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मुझे में मोटिवेशन कैसे आए। मेरे पास एक व्यक्तिगत दायित्व है, सामाजिक पारिवारिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, व्यवसायिक दायित्व है। तो इन सब में मुझे सफलता भी हासिल करना, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। थोड़ा मोटिवेशन चाहिए कि किस तरह से इस चीज़ों को जो सरल तरीके से कर पाए। तो हम आसान्वित हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं अनामिका जी? सर से पूछना चाहिए, फिर सर जवाब देंगे। पूछिए सर। वही कि मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन पढ़ती भी हूँ, लेकिन घुसता ही नहीं कुछ दिमाग में। स्पेशली लोन रिलेटेड जितना भी है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एमएसएमई, जितना भी वीडियो तो देखती हूँ, लेकिन मेरा तो कुछ घुसता ही नहीं दिमाग में। वही सोच मैंने कैसे एग्जाम पास करूंगी, मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए। अनामिका जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अकेली नहीं हैं। जो भी बैंकर जब बैंक में आते हैं, जब ज्यादा उनका अनुभव नहीं होता है, शुरुआत में जब वो रहते हैं, तो हर किसी की फीलिंग आप ही के जैसी होती है। आप चूंकि आपने इस बात को व्यक्त कर दिया, बहुत लोग व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कमोबेश सभी की फीलिंग यही होती है, क्योंकि क्रेडिट जो है एक बड़ा वास्ट एरिया है और ये अनुभव से धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। तो आप बिल्कुल अपने को बिल्कुल डिमोटिवेट ना समझें कि ये सिर्फ आपके साथ है, ऐसा सभी बैंकर के साथ होता है, ये बहुत ही सामान्य सी बात है। अब रही बात इससे कैसे बाहर निकला जाए, तो आप जैसे आप पढ़ती हैं, यूट्यूब वीडियो भी देखती हैं, मैं एक सजेशन आपको और देना चाहता हूं कि आप अपनी ब्रांच में जो लोन की फाइल है ना, उस फाइल को देखिए, उस फाइल को स्टडी करिए, उस फाइल को देखिए कैसे कैसे प्रोसेस हुआ। एप्लीकेशन आए, एप्लीकेशन के साथ बोरोवर ने क्या क्या दिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए, उसके बाद उस लोन में कैसे प्री इंस्पेक्शन हुआ, प्री इंस्पेक्शन में क्या क्या चीजें देखी गई, उसके बाद सैंक्शन किया गया, सैंक्शन लेटर में क्या है, उसके बाद कौन कौन सी सिक्योरिटी उसमें ली गई। वो पेपर्स आप एक एक करके अपनी फाइल में पलटिए। उसके बाद उसके उस खाते को जिसकी फाइल आप देख रहे हैं, उसके बाद उसकी अकाउंट में ट्रांजैक्शन को देखिए कि उसके अकाउंट में कैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कहाँ उसका पेमेंट हो रहा है, कहाँ से उसकी उसकी सेल हो रही है, उसके अकाउंट में जो क्रेडिट हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो ये आपको इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा और आपको अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ आप सर्कुलर को पढ़िए, विजय जी के वीडियोस को देखिए, और तो आपको इसमें कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिल जाएगी। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़िए, आप बिल्कुल बहुत अच्छी बैंकर बनेगी। मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर चलिए, सपोर्ट सर। आप मुस्कुराइए मुस्कुराइए अनामिका जी। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आपके हौसला अफजाई किया हमारे साथी का, और बहुत अच्छी हैं वो सब। मैं थोड़ा मोटिवेटेड हो गई हूँ सर आपकी बात। थैंक यू, इट इज माय प्लेजर। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो अभी इस तमाम साथियों से विदा लेने का वक्त हो गया है। मैं पंकज सर से उनका जो समय लिया था वो समय लगभग ज़्यादा हो गया है, 5-10 मिनट। तो पंकज सर आज हमारे साथियों को मार्गदर्शन देने के लिए, उनको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो गारंटी स्कीम्स है उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए, और उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और बड़ी ही सूक्ष्मता से और दीपक की रोशनी की भांति स्पष्ट तौर से इस योजना के बारे में बताने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि जहां आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, वहां हमें भी जिद है आशियां बनाने की। तो जहां इतने सारे प्राकृतिक विविधता आते हैं, उसमें भी हमारे अंदर इतने कला कौशल्य होते हैं और इतने हमारी अंदर क्षमता होती है कि हम वहां भी आशियां बना लेते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। तो मेरे साथियों का हौसला अफजाई करने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, और फिर आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। और एक शानदार सेशन है, ऐसे आने वाले दिनों में भी हम सेशंस लाएंगे, और हम आपसे जब भी आग्रह करते हैं, हमारा आप आग्रह स्वीकार करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ ही तमाम साथियों को ये बताना भी चाहता हूं कि हमारे पंकज सर का भी एक यूट्यूब चैनल है। इस चैनल के माध्यम से सर जो हैं बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ एमएसएमई, क्रेडिट मॉनिटरिंग, रिकवरी और ये तमाम पहलुओं पर, जो ज़्यादातर क्रेडिट रिकवरी मॉनिटरिंग और बिजनेस एनालिटिक्स पर भी जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगती हैं वो साझा करते रहते हैं। आप सभी अगर सर के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो ढेर सारा, बहुत सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। पंकज सर, आप का स्वागत है हमारे साथियों का हौसला अफजाई करने के लिए। और एक दो पंक्ति आपको याद आ रही है तो हौसला अफजाई कर दीजिए, फिर हम लोग ये आज का सेशन समाप्त करेंगे।
सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। ये आपने जो ये सिलसिला शुरू किया है ये काफ़ी अच्छा है। आप काफ़ी मेहनत करते हैं, ऐसे आप सेशंस को अरेंज करते हैं, तो आपको तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कुछ मैं मैसेजेस देख रहा था, कुछ साथी हमारे क्वेश्चन अभी भी कुछ आ रहे हैं मैसेज में, लेकिन अब चूंकि समय हो गया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उन सभी साथियों के क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, उनके मोबाइल नंबर्स लेकर के, और उन सभी साथियों को हम लोग बाद में उनके क्वेरीज को हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। तो बस मैं वैसे पंक्तियां तो ऐसे कुछ खास याद आ नहीं रही हैं अभी, लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार तय कर लिया है तो पलटकर मत देखना, और मंजिल की है जुस्तजू तो बिल्कुल पलटकर नहीं देखना। और अगर मोती मोती की है जुस्तजू तो आपको दरिया के अंदर जाना पड़ेगा, और सागर के किनारे रहकर और सिर्फ देखते मत रहना। तो बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं ये विश करता हूं कि आप गोते लगाएं, और जितना ज्यादा गोते लगाएंगे, जितने ज्यादा नीचे जाएंगे, तह पे जाएंगे, आपको मोती जरूर मिलेगा। तो ये इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर, आपने बहुत ही हौसला अफजाई किया इन पंक्तियों से, और आपने हमारे साथियों को ये मार्गदर्शन दिया और उनको ये संदेश दिया कि मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा, और जीवन के कठिन प्रश्नों का भी जीवन से हल मिलेगा। मेहनत करते जाइए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जी हाँ, हमारे तमाम साथियों को मेहनत का फल जरूर मिलेगा, सफलता को हासिल करेंगे। तो आपका फिर से, हमारे तमाम साथियों को से एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं, और सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, कार्यकुशलता, सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।